चलिए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। देखिए सिस्टमैटिक्स जो ये वर्ड है इसकी शुरुआत हुई जब ह्यूमन बीइंग्स ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उनके अलावा अर्थ पर और भी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। तो एक क्यूरोसिटी जागी कि हम जानना चाहते थे कि भाई कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो हमारे साथ कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं या हमसे कुछ डिफरेंट हैं। तो इस तरह की जो जिज्ञासाएं हैं, क्यूरोसिटी हैं, उन्होंने ही जन्म दिया साइंस की इस ब्रांच को जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो systematics is basically the scientific study of kinds and diversity of organism and the all relationship among them। ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी है डाइवर्सिटी की, अर्थ पे पाए जाने वाले सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्टडी, उनकी डाइवर्सिटी मतलब उनके प्रकार और उनमें पाए जाने वाले सभी तरह के रिलेशनशिप जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाते हैं। मतलब जो हमने आपको समझाया है कि हम आपको बताते हैं कि फाइलम्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, तो वो सीक्वेंस हमें कहाँ से मिला? वो सीक्वेंस मिला जब हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, हमने उनके काइंड्स को डिस्कवर किया, है ना, हमने डाइवर्सिटी को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया और फिर उनके रिलेशनशिप्स को जब चेक किया तो हमने पाया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, किस प्रकार की उनकी उत्पत्ति है, कौन पहले आया है और कौन बाद में इवॉल्व हुआ है। तो ये सभी हमने सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत स्टडी किया है। ठीक है, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस इन 1735 इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी इस बुक में पहली बार इस वर्ड का यूज किया था लीनियस ने। ठीक है, इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। It includes taxonomy, identification, classification and nomenclature of organism। ये जो systematics है इसके अंतर्गत identification, classification and nomenclature के साथ साथ taxonomy को भी include किया जाता है। because taxonomy क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी, मतलब जो रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के, वो रूल्स जो हैं वो अंतर्गत आते हैं टेक्सोनॉमी के। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स इंक्लूड टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आई? कोई भी नई स्पीशीज या कोई भी प्लांट या एनिमल की नई वैरायटी को हम जब डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे क्लासिफाई किया जाता है उसके जैसे ही ऑर्गेनिजम्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो ही हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो पूरी अर्थ पर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होता है। इतनी बात समझ में आई? तो जो टेक्सोनॉमी है ना, टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जो हम नॉर्म्स बनाते हैं, जो हम रूल्स बनाते हैं, जो हम प्रोसीजर बना रहे हैं क्लासिफिकेशन का, उसमें जो मेन चीज है वो है कैरेक्टर्स। ठीक है, जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी तो उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स को ही आधार बनाया जाता है। अभी जो कैरेक्टर हैं ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, किस तरह का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो ये सभी कैरेक्टर्स को अब हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखिए जब टेक्सोनॉमी की शुरुआत हुई थी, जब लीनियस ने इसको शुरू किया और जब एनिमल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तब केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही प्राथमिकता दी जाती थी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था एट वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है,
तो जो एनिमल या जो प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म दिखने में एक जैसे होते थे उन्हें एक साथ प्लेस कर दिया जाता था क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली सेम थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, प्रोसीजर डेवलप हुए हैं और हमने जो अपनी स्टडीज को इतना आगे बढ़ा लिया है, तो अब उसके आधार पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उसका डेवलपमेंट भी स्टडी करके और उसके बाद उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। ये पूरी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही आधारित है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर शेयर करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हमने सिमिलर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो इस तरीके से देखने पर हम पाएंगे कि सिस्टमैटिक्स के 3 मेन कंपोनेंट हैं। पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर और तीसरा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम रूल्स फ्रेम कर रहे हैं कि हाउ टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखिए अर्थ के सभी हिस्सों पर टेक्सोनॉमिस्ट हैं, है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग स्पीशीज की खोज हो रही है, वैरायटीज की खोज हो रही है। तो हर कोई अगर अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर देगा तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है ना, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि जब भी किसी एनिमल को क्लासिफाई किया जाएगा तो वो कुछ इस रूल्स के हिसाब से किया जाएगा। डन, तो उसको हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं कि कैसे या किस आधार पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। सिस्टम क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन का या प्लांट क्लासिफिकेशन का। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, हायरार्की क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। जब आप फाइल में क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो वहां आप कुछ वर्ड्स मेंशन करते हैं सीक्वेंस में, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही उन्हें लिखते हैं, जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीशीज, राइट। ये कुछ वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और इस हायरार्की का एक एक वर्ड, एक एक लेवल जो है, मान लीजिए एक लेवल है किंगडम, दूसरा है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इनको कहा जाता है टेक्सा या टेक्सॉन। ठीक है, तो जो हायरार्की है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये समझिए कि जो टैक्सा हैं ये बने कैसे हैं या किस आधार पे इनको बनाया गया है। देखिए, जो इनका मेन आधार है वो ही है जो मैंने आपको शुरुआत से बताया है, वो है कैरेक्टर्स में पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में हमने सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया, जो भी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स थे वो सभी किंगडम एनिमेलिया में आए। ठीक है, जो अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो उन सभी एनिमल्स को हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया और उसको नाम दिया किंगडम, एक बहुत बड़ा ग्रुप। लेकिन किंगडम में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स जो हैं, क्या वो एक से हैं? नहीं, उनमें फर्दर फिर डिफरेंसेस हैं। कुछ नॉन कॉर्डेट्स थे, कुछ कॉर्डेट्स थे, है ना। नॉन कॉर्डेट्स में भी बहुत सारे वेराइटीज थी। तो हमने किंगडम के अंदर फिर फाइलम बना दिए, क्योंकि वो सभी हेट्रोट्रोपिक तो हैं बट उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं। तो एक दूसरी कैटेगरी बन गई जिसको हमने बोला फाइलम। अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फाइलम की बात करूं, मान लीजिए हम कॉर्डेट की बात करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में वो सभी एनिमल्स पाए जा रहे हैं जहां पर नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। ठीक है, लेकिन इस सिमिलैरिटीज के साथ साथ फिर फर्दर वहां कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
है ना, कुछ फिशेस हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, स्नेक हैं, रेप्टाइल्स हैं, मतलब फीचर में समानता के साथ साथ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। तो फिर फाइलम को फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ा क्लासेस में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक क्लास का एग्जाम्पल लो, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है मैमल्स का, तो अब मैमल्स भी क्या सब एक जैसे हैं? नहीं है। तो भले ही वो एक क्लास में हैं, क्योंकि वहां कुछ सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, लेकिन उन समानताओं के साथ साथ फिर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्लास को फर्दर ऑर्डर में डिवाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो एक ही क्लास में 2, 3, 4, 5 तक ऑर्डर पाए जा सकते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस दे हैव। ठीक है, फिर ऑर्डर में भी जो पर्टिकुलर एनिमल्स पाए जा रहे हैं, भले ही वो कुछ फीचर्स में सेम है, पर कुछ दूसरे फीचर में फिर से अगर अलग हैं, तो ऑर्डर को भी फिर जीनस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर जीनस से हम स्पीशीज तक पहुंचते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीशीज, राइट, और जो लार्जेस्ट यूनिट है ना, वो है किंगडम। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स को स्टडी करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हम टेक्सोनोमिक हायरार्की डेवलप करते हैं। चलिए, तो अब इस हायरार्की में आने वाले टेक्सॉन को, टर्म्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी आती है ना, वो आती है स्पीशीज। It is a natural population of individual or group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters। ये बोल रहे हैं कि जो species है वो ऐसे individuals का, ऐसे organisms का group है जो लगभग सभी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में और रिप्रोडक्टिव फीचर में सेम होते हैं। मतलब स्पीशीज के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज शो करते हैं, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज, लगभग सभी फीचर में वो सेम होंगे। दे कैरी सेम टाइप एन अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल, सेम स्पीशीज के मेंबर का जेनेटिक मटीरियल भी सेम पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की, तो सभी ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। सो दे आर एबल टू ब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं नेचुरली। जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का वो यही है कि एक ही स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीडिंग कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर नेचुरली कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, और जो सेम स्पीशीज के मेंबर जब रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूल का अगर एग्जाम्पल लेती हूँ, म्यूल है ना, तो म्यूल को डेवलप किया गया है फ्रॉम द हॉर्स एंड द, है ना, एस, मतलब गधे और घोड़े से मिलाकर डेवलप किया गया है म्यूल को। तो म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होता है, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। डन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वो दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बनाया गया है और वो नेचुरल कंडीशन में नहीं बना है, वो आर्टिफिशियली बनाया गया है, वो मैन मेड है। तो जो म्यूल है वो इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि नेचुरली जब भी सेम स्पीशीज के मेंबर ब्रीडिंग करते हैं, तो जो यंग वंस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं आगे जाके एडल्ट होके। ठीक है, बात समझ में आई। तो स्पीशीज के मेंबर में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज विल बी शोन। Distinct morphological differences is there between two closely related species। मान लीजिए दो बहुत सेम दिखने वाली स्पीशीज भी हैं, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, जैसे कि टाइगर और लॉयन,
है ना, या टाइगर और लेपर्ड, तो उनमें भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाएंगे, आप उनको पहचान पाओगे। तो ऐसी स्पीशीज को कहा जाएगा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्योंकि वो काफी चीजों में सिमिलैरिटी शो करेंगे, बट कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे जो आप उनको देखकर डिफरेंशिएट कर पाओगे। बात समझ में आई? तो ऐसी स्पीशीज कहलाएंगी क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर फीचर शो कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो मॉर्फोलॉजिकली अलग हैं, मतलब देखने में अलग हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा लियो लॉयन का। देन तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। बात समझ में आई? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, तो यहाँ पर टाइग्रिस, लियो, ट्यूबरोसम और नाइग्रम जो हैं ये स्पीशीज हैं, स्पेसिफिक नेम है, और जो पैंथेरा और सोलेनम है ये जेनेरिक नेम है, इनकी जीनस है। ठीक है, तो स्पीशीज के बाद अब हम आते हैं जीनस पे। व्हाट इज जीनस? जीनस आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का जो ग्रुप है उसको जीनस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस, जो तीनों एनिमल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। तो जीनस क्या है? जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है। मैंने आपको अभी समझाया था व्हाट इज क्लोजली रिलेटेड, जहां पर सिमिलर नंबर ऑफ फीचर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, अब लॉयन को अगर मैं कंपेयर कर रही हूं डॉग से और एक तरफ टाइगर से, तो लॉयन और टाइगर में ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाएगी एज कंपेयर टू लॉयन एंड डॉग। ठीक है, तो लॉयन और टाइगर या लॉयन, टाइगर और लेपर्ड ये हुए क्लोजली रिलेटेड। तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज with more number in common than species of other genera। बात समझ में आई? एक जेनरा है जहां पर हॉर्सेस को इंक्लूड किया गया है, हॉर्स की वेराइटीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और एक जेनरा है जहां पर ये लॉयन, टाइगर, लेपर्ड हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एक जो जेनरा है वो उन स्पीशीज को इंक्लूड कर रहा है जो क्लोजली रिलेटेड हैं या जो ज्यादा नंबर ऑफ फीचर इन कॉमन शेयर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज और अदर जेनरा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रही हूं तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा है ना, पार्डस और टाइग्रिस, ये जो हैं ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को कैट से कंपेयर कर रही हूं तो कैट का जीनस अलग हो जाता है। ठीक है, कैट फैमिली अलग हो जाती है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये जीनस अलग है और कैट वाला जीनस जो है वो अलग होगा, क्योंकि कैट से और इन तीनों एनिमल में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, कुछ कम फीचर आएंगे इन कॉमन। क्लियर? अब आते हैं फैमिली पर। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। देखो फैमिली क्या है? अब जो रिलेटेड जेनेरा हैं, ठीक है, वो जेनेरा या वो जीनस जो आपस में कुछ सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं, है ना, जो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं, उन जीनस का ग्रुप होती है फैमिली। तो आप देखोगे कि नीचे से ऊपर जाते हुए जो कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है, डन। यहाँ पर जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। यहाँ पर इन फीचर्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। कौन कौन से? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। बात समझ आई? ठीक है, चलो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, तो देखो जो फेलिडी फैमिली है वो इंक्लूड कर रही है
जेनरा पैंथेरा को भी और फेलिस को भी। तो लॉयन, टाइगर और लेपर्ड और फिर कैट, ये सभी एक ही फैमिली में आ गए, जबकि इनके जीनस अलग अलग थे। जीनस अलग अलग थे, लेकिन अगर हम दूसरे जीनस से कंपेयर कर रहे हैं तो कैट और पैंथेरा जीनस के फीचर्स सेम आएंगे, है ना, मतलब ज्यादा सिमिलैरिटीज आएंगी, तो इनको एक ही फैमिली में रख दिया गया। तो फैमिली में उन जीनस को रखा जा रहा है जो क्लोजली रिलेटेड है। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, क्योंकि कॉमन फीचर जो हैं, जो सेम कॉमन फीचर हैं, वो तो नीचे से ऊपर जाने पर कम होते जा रहे हैं ना लगातार। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर इज द असेंबली ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, या आप बोल सकते हैं, है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज विद लेस नंबर फीचर्स। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, फैमिली जो फेलिडी है और जो कैनिडी है, उन दोनों को ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है ना। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, जो है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिली विद लेस नंबर ऑफ कॉमन फीचर। तो फैमिली फेलिडी जो है ना, वहां पर लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और कैट्स को रखा गया है। और जो फैमिली कैनिडी है वो डॉग लाइक कार्निवोर्स के लिए है ना। डॉग और डॉग जैसे दिखने वाले जो भी एनिमल हैं वो इस फैमिली में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है, क्योंकि कॉमन फीचर क्या हो गए कि यहाँ पर पावरफुल जॉज हैं और दे आर कार्निवोर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन फीचर कम होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्हीं कम फीचर्स के आधार पे इन्हें ग्रुप किया जाएगा किसी भी ऑर्डर में। तो फैमिली फेलिडी और कैनिडी दोनों को ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो कार्निवोर्स हैं। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं क्लास की। इट इंक्लूड ऑल द रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ये इंक्लूड करेगा रिलेटेड ऑर्डर्स को। और रिलेटेड वर्ड का मतलब आप यहाँ समझ लीजिए, बार बार बोल रही हूँ, रिलेटेड वर्ड का मतलब है जो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जो सेम फीचर शो कर रहे हैं, भले ही वो नंबर में कम है, पर अगर सिमिलैरिटी है ना, तो किन्हीं भी 4 ऑर्डर में अगर कोई सिमिलैरिटी शो होगी तो उन चारों को एक क्लास में रख दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे क्लास मैमेलिया है ना, इट इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ठीक है, तो प्राइमेटा में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, चिंपैंजीज, राइट, और कार्निवोरा में डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, ये सब आएंगे। तो दोनों को ही एक ही क्लास में रखा गया है, क्योंकि कॉमन फीचर्स पाए जा रहे हैं, जैसे स्किन पर हेयर्स का पाया जाना, मैमरी ग्लैंड्स का पाया जाना, एक्सटर्नल ईयर्स का पाया जाना। ठीक, बात समझ में आई? तो क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम इंक्लूड क्लासेस विद वेरी फ्यू सिमिलैरिटीज। फाइलम इंक्लूड करता है रिलेटेड क्लासेस को, जैसे फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड किया गया है क्लासेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया को, है ना। तो कॉमन फीचर्स क्या हैं? कम हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। वो आप जानते हैं कि 4 मेन फीचर हैं जो फाइलम कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो 4 फीचर अगर पाए जा रहे हैं, वो भी किसी भी स्टेज पर, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, चाहे एडल्ट में, चाहे यंग वन में, तो वो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर होता है। ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि इतने सारे एनिमल हैं और कॉमन फीचर केवल 4 ही हैं। ठीक है, हम फाइलम तक पहुंच चुके हैं। तो नीचे से स्पीशीज से हमने स्टार्ट किया था, जहां पर सभी फीचर सेम पाए जा रहे थे, और वहां से फाइलम तक आते आते हम बहुत फ्यू सिमिलैरिटीज पर पहुंच गए। बहुत कम ही हैं जो सेम फीचर शो कर रहे हैं, बहुत कम सिमिलैरिटीज शो की जा रही हैं, फिर भी वो एक फाइलम का मेंबर हैं, फिर भी उनको एक ही फाइलम में रखा गया है। ठीक है,
जैसे जो डिवीजन एंजियोस्पर्म है वो इंक्लूड करता है डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों को ही एंजियोस्पर्म में रखा गया है क्योंकि वहां पर कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो पाई जा रही हैं जो उनको इस एक ही डिवीजन में रख रही हैं। लास्ट आते हैं यहाँ पर किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी है, एक बड़ा ग्रुप है। तो फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, है ना। तो इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेट है, हमने डिसाइड किया हुआ है कि अगर ये फीचर वो शो करेगा तो वो इस किंगडम का पार्ट होगा। पर्टिकुलर सेट है, 2 या 3 फीचर हैं, तो बहुत कम फीचर होंगे जो किंगडम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस एनिमल के पास होने चाहिए। जैसे कि सभी एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉफिक हैं, हमने उनको एनिमलिया में रख दिया था, है ना। तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किस लेवल पे पाए जाएंगे? किंगडम लेवल पे पाए जाएंगे, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। सभी एनिमल्स को वहां डाल दिया गया है, ठीक है। और ऐसे ही जो सभी प्लांट्स हैं, जो सभी ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको हमने किंगडम प्लांटी में डाल दिया है। तो इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नीचे से ऊपर की ओर आने पर कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, और अगर हम इसका ऑपोजिट लें, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो कॉमन फीचर्स बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम स्पीशीज पर पहुंचेंगे जहां कॉमन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि एक ही स्पीशीज के एनिमल एग्जैक्टली सेम फीचर्स शो करते हैं। चलिए, टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बाद आप समझते हैं कि अगर कोई पर्सन टेक्सोनॉमिक स्टडी करना चाहता है ना, तो वो कैसे स्टडी कर पाएगा। बिकॉज हम अर्थ के किसी एक पार्ट पर ही, एक लोकेशन पर ही रह रहे हैं, है ना। लेकिन डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए तो आपको पूरी अर्थ पे पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट को स्टडी करना है, या जो भी एनिमल प्लांट डिस्कवर हो चुके हैं उनको पढ़ना है, और वो सभी एक जगह पर तो पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कैसे कोई पर्सन टेक्सोनॉमिक स्टडीज कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको हेल्प मिलती है टेक्सोनॉमिकल एड से, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए जो क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन जो रिक्वायर्ड हैं, वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर्बेरियम में, बॉटनिकल गार्डन्स में, म्यूजियम्स में या जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है। इन जगहों पर जाकर आप प्लांट या एनिमल के करेक्ट स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, उसके फीचर्स को जान सकते हैं। क्योंकि एट अ टाइम हम अर्थ की एक ही लोकेशन पर रह रहे हैं, है ना। हम एक साथ पूरी अर्थ पर तो रह नहीं सकते, और जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो तो पूरी अर्थ पे डाइवर्सिफाई हैं, फैले हुए हैं, और एक ही जगह पर सभी तरह के प्लांट और एनिमल नहीं पाए जाते, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडी को इजी बनाने के लिए हमारे पास कुछ हेल्प है जो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स। तो आइए जानते हैं ये क्या है ना, कैसे आपको हेल्प मिलेगी इन सभी चीजों से टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में। सबसे पहले आते हैं हर्बेरियम पे। हर्बेरियम आप इमेजेस में देखिए, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हमने क्या किया है, प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई और प्रेस करके हमने शीट्स पे प्रिजर्व कर लिया है। और ये जो शीट है आप देखिए डायग्राम में, इन शीट्स पर साइड में पूरा उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जो भी जरूरत है या जो भी रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन है वो सभी, इसका साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली, लोकेलिटी, कहाँ पाया जाता है, किस तरह का है, वो सभी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर हर्बेरिया।
तो क्योंकि आप किसी प्लांट को स्टडी कर रहे हैं और मान लीजिए कि वो प्लांट आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में या आपकी कंट्री में ही नहीं पाया जा रहा, तो फिर आप कैसे उसको पढ़ पाएंगे? तो आप हर्बेरिया की हेल्प से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो हर्बेरियम शीट पे लिख दिया जाता है। इन शीट्स को हम बोल रहे हैं हर्बेरियम शीट्स। ठीक है, तो लेबल ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम, ये सभी चीजें उस हर्बेरियम फाइल पर, पेज पर लिख दी जाती हैं कि उस सैंपल को किस डेट में लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम क्या है ना, क्योंकि हम जानते हैं जो लोकल नेम है वो अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो उसकी फैमिली और किसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम भी वहां लिखा होता है। ठीक है, तो ये टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए एक क्विक रेफरल सिस्टम है। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही आप अपने रिक्वायर्ड प्लांट के बारे में, उसके फॉर्म्स के बारे में जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लार्जेस्ट हर्बेरिया है वर्ल्ड का वो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, जहां पे लगभग 6.5 मिलियन स्पेसिमेन ऑफ प्लांट कलेक्ट किए गए हैं। एक और है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में है, जहां पर लगभग 6 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन है। इंडिया का जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जिसमें लगभग 2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स पे। बॉटनिकल गार्डन्स हैं जहां पर कलेक्ट किया जाता है लाइव स्पेसिमेंट्स को, है ना, वहां पे आपको लाइव प्लांट मिल जाएंगे। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, है ना, वहां पर उगाया जाता है। तो दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। यहाँ पर जो प्लांट है आपको वो लिविंग कंडीशन में मिल जाएंगे, और ये पर्पजली कलेक्ट किए जाते हैं ताकि जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं या जो भी कोई पर्सन स्टडी करना चाहते हैं लाइव प्लांट की, कि उसके फ्लावर किस तरह के हैं, फ्रूट किस तरह के हैं, रूट किस तरह की है, या मॉर्फोलॉजी क्या है, वो सभी आप उस लाइव प्लांट से स्टडी कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में भी जब आप जाएंगे तो हर एक प्लांट पर उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, ठीक है, और उसका लोकल नेम वहां मेंशन किया होता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में भी हर एक प्लांट पर एक लेबलिंग आपको मिलेगी, अगर आप कभी जाएं तो वहां आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ प्लांट के बारे में। प्लांट का लाइव स्पेसिमेन आपको मिल जाएगा बॉटनिकल गार्डन में, और प्लांट का ड्राइड स्पेसिमेन आपको, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन आपको मिल जाएगा कहाँ? हर्बेरिया में। अब आते हैं म्यूजियम पर। म्यूजियम ऑल्सो हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, म्यूजियम में भी आपको प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स मिल जाते हैं फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड रेफरेंसेस। ठीक है, और म्यूजियम को तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी सेटअप किया जा सकता है ना, जैसे कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी अपना खुद का म्यूजियम पाया जाता है। ठीक है, तो म्यूजियम्स में अगर हम एनिमल्स को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर उनको जार में प्रिजर्व कर दिया जाता है ना, उसमें सॉल्यूशन डाल के और एनिमल को डाल दिया जाता है, तो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। और ऐसे ही प्लांट स्पेसिमेन को भी, तो एनिमल और प्लांट के ड्राई स्पेसिमेन या प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन वो आपको वहां मिल जाते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस मिलते हैं जहां पर इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ है ना, मतलब उनको किल करके या उनको मतलब डेड कंडीशन में वहां पर उनको पिन किया हुआ है, तो वहां पर आप इंसेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। आपको स्केलेटन मिल जाते हैं म्यूजियम्स में बहुत सारे, है ना। तो जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन या फिर उनके स्केलेटन भी आपको म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं। तो एनी हाउ म्यूजियम से आपको हेल्प मिल जाएगी,
है ना, उस लोकल एरिया में पाए जाने वाले या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल के बारे में आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ म्यूजियम की इमेजेस दिखाई हुई हैं। देखो ये स्केलेटन है, तो ये डायनासोर्स के स्केलेटन है ना, जो एज इट इज प्रिजर्व किए गए हैं फॉर द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, कि जो भी कोई पर्सन उनको स्टडी करना चाहे वो यहाँ से रेफरेंस ले सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द म्यूजियम। उसके बाद आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स वो प्लेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जा रहा है इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट और देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जूलॉजिकल पार्क्स में लाइव एनिमल्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो वो सभी जूलॉजिकल पार्क ही हैं जहां पर एनिमल को उनकी नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं और वो ह्यूमन केयर के प्रोटेक्शन में रहते हैं। वहां पर ह्यूमंस ही उनकी देखभाल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो वहां से आप एनिमल्स के फूड हैबिट्स, बिहेवियर, उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर, वेजिटेटिव फीचर, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 300 जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहां जाकर आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी एनिमल जो वहां पाया जा रहा है उसकी। क्लियर? चलिए, ये हुए टेक्सोनॉमिकल एड्स या टेक्सोनॉमिकल हेल्प, जो किसी पर्सन को टेक्सोनॉमी पढ़ने में हेल्प करती है, एनिमल्स और प्लांट के स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पर और यूज किया गया है, कीज। Keys are the another taxonomical aid used for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities. Keys जो है हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। कीज क्या है? हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। कीज का मतलब क्या है? की का यहाँ मतलब है कि हमने एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लिया है जिसमें हमने सारे फीचर्स को डिस्क्राइब किया है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर। तो यहाँ पर जो फीचर हम लिखते हैं, कीज में जो कैरेक्टर हम लिख रहे हैं वो हम पेयर में लिख रहे हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए मैं टेक्सोनॉमिकल की बना रही हूँ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेज, तो मैं वहां लिखूंगी प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, है ना, एयर ब्लैडर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, ऑपरकुलम प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। तो कंट्रास्टिंग फीचर के साथ साथ हमने पेयर में हमने कपलेट बना लिया है कैरेक्टर का। ठीक है, इट रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन, एक्सेप्टिंग वन और रिजेक्टिंग वन। अब जो वो पेयर्ड कैरेक्टर आपने लिया है कि भाई ऑपरकुलम प्रेजेंट और एब्सेंट, तो इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा। ये जो फीचर है वो कुछ इस तरीके से है, कंट्रास्टिंग है, कि दोनों में से आप कोई एक एक्सेप्ट करोगे और एक को रिजेक्ट ही करोगे। ठीक है, और ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको की दिखाई गई है, तो ये बोल रहे हैं, अ टेक्सोनॉमिक की इज द डिवाइस दैट बायोलॉजिस्ट यूज टू फिगर आउट व्हाट अननोन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली आर। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है पहचानने में हेल्प मिलती है। जैसे आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तो मैंने उसके एक्सटर्नल फीचर से स्टार्ट किया, मैंने चेक किया कि क्या स्किन ड्राई है, यस और नो। मुझे मालूम चला स्किन जो है वो ड्राई है, यस। फिर मैंने देखा कि क्या उस पर हेयर्स प्रेजेंट हैं, यस और नो। तो मैंने पाया हेयर्स प्रेजेंट है। अब हेयर्स प्रेजेंट है तो फिर मैंने चेक किया कि क्या वहां पर थम्स पाए जा रहे हैं, थंब पाए जा रहे हैं, यस और नो। पाए जा रहे हैं, यस। तो अगर अब थम्स पाए जा रहे हैं तो क्या वो बाइपीडल है, क्या वो दो पैरों पर चल रहा है या चार पैरों पर चल रहा है? तो अगर वो दो पैरों पर चल रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो दो पैरों पर चल रहा है, ठीक है, यस, तो वो ह्यूमन है क्योंकि वो दो पैरों पर चल रहा है और उसकी स्किन पर क्या है, हेयर्स भी हैं।
बात समझ में आई? तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमी की हम किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फीचर्स पाए जाते हैं वो कंट्रास्टिंग फीचर्स पाए जाते हैं, कपलेट में, पेयर में फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उनको चेक करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको उस एनिमल का सही आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। क्लियर?